अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 8वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसार राशिद अख्तर 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। एट्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश में आज जो हम सबक देखने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें हमें एक मॉरल भी मिलता है। जी हाँ बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं हमारे सेकंड यूनिट का चैप्टर यूनिट 2.2 द हाउस बिल्डर। द हाउस बिल्डर यानी घर बनाने वाला क्या होता है, इस स्टोरी में किसके बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट स्टोरी की शुरुआत ना करते हुए हम पहले लेंगे वार्मिंग अप एक्टिविटीज़। वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ जैसा कि इससे पहले भी बताया गया, उसमें जो चिट चैट का सेक्शन होता है उसके क्वेश्चंस हमें देखना रहेंगे। यहाँ पर चिट चैट में हमें बताया गया है कि मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके बारे में हमें आंसर करना है कि ये क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस के क्या आंसर बनते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशन। रिटायरमेंट बच्चों, ये वर्ड आपने सुना होगा। रिटायरमेंट को उर्दू में कहते हैं सुबकदोश होना। सुबकदोश होना का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद, एक उम्र गुजर जाने के बाद किसी भी शख्स को अपने जॉब को खत्म करना होता है। यहां पर वही क्वेश्चन किया हुआ है, व्हाट इज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशन। उसमें क्या होता है कि द पर्सन स्टॉप्स डूइंग हिज जॉब ना, जो पर्सन रिटायर हो रहा है वो अपने काम को करना बंद कर देता है बिकॉज ही हैज रीच्ड अ पर्टिकुलर एज ना। एक खास उम्र होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे, अगर गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, बहुत सारे शोबों में 60 साल की उम्र है कि कोई शख्स कई सालों से वहाँ काम कर रहा है। जब उसकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो 60 साल होने के बाद अब वो उस जॉब से रिटायर हो जाएगा, वो उसका रिटायरमेंट का टाइम हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, अलग अलग शोबों में अलग अलग उम्र जो है वो तय की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिटायरमेंट क्या होता है। इसी पर से सेकंड क्वेश्चन था कि व्हेन डू पीपल रिटायर ना, जैसा भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में उसका तस्करा किया कि एक कोई पर्टिकुलर एज होती है, उस एज पर पहुंचने के बाद द पर्सन हैज टू गेट रिटायर्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने बात की 60 साल की उम्र में, तो 60 साल की उम्र में किसी भी शोबे में, बहुत सारी जगहों पर 60 साल की उम्र में पर्सन को रिटायर होना पड़ता है ना। ये दो बातें समझ आ गई कि भाई रिटायरमेंट क्या होता है और किस उम्र में रिटायर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, फॉर व्हाट रीजंस डू पीपल हैव टू रिटायर फ्रॉम देयर ऑक्यूपेशन। फॉर व्हाट रीजंस मैंने वाई, क्या वजह है कि लोगों को अपने पेशे से रिटायर होना पड़ता है। क्या वजह हो सकती है, किस वजह से लोग अपने पेशे से रिटायर होते हैं। गौर कीजिए जरा, जैसे अभी ऊपर हमने बात की कि 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, तो 60 साल की उम्र में कोई शख्स रिटायर हो रहा है तो क्यों रिटायर हो रहा है, क्या वो आगे काम नहीं कर सकता। तो उसके लिए कई सारे फैक्टर्स है। सबसे पहले तो 60 साल होने की वजह से अब चूंकि उनकी उम्र जो है वो काफ़ी बूढ़े, वो 60 साल कम उम्र नहीं होती है ना, 60 साल काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं। तो बूढ़े होने की वजह से उनके अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं ना, उनके बॉडी जो है तो कमज़ोर हो जाती है। तो कमज़ोर हो जाने की वजह से अब वो पहले की तरह से, जिस तरह कोई नौजवान शख्स जो 20-25 साल का होगा, 30 साल का होगा, वो जिस तरह से काम कर सकता है
ओल्ड एज होने की वजह से, 60 साल उम्र होने की वजह से ये शख्स अब उस तरीके से नौजवानों की तरह काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बॉडी अब कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इसलिए लोगों को रिटायरमेंट लेना पड़ता है ताकि वो अपनी बाकी ज़िंदगी जो है वो आराम के साथ गुजार सके और जो काम है वो नए लोगों के ज़िम्मे किया जा सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड होता है ना, जिसकी वजह से लोग रिटायर होते हैं और इसीलिए रिटायरमेंट का रूल यूज़ किया जाता है। The next है how do people spend their time after retirement? रिटायरमेंट के बाद कोई शख्स या लोग अपना वक्त किस तरह गुजारते हैं। जैसे सपोज आपके स्कूल में टीचर्स हैं, तो उनमें से कोई टीचर ऐसा होगा जिनकी उम्र 60 साल के करीब होगी और अब वो रिटायर हो रहे हैं। कई सालों से वो स्कूल में पढ़ा रहे थे, उनका रोज़ाना का मामूल था कि वो सुबह उठते, तैयारी करते, स्कूल आ जाते, स्कूल में अब बच्चों को पढ़ाते और पढ़ाने के बाद जब स्कूल की छुट्टी होती फिर वो अपने घर जाते। ये उनका रोज़ का मामूल था। कई सालों से, 10 सालों से, 20 साल से वो इसी काम को कर रहे थे, अब वो रिटायर हो रहे हैं। सवाल है कि रिटायर होने के बाद वो अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारेंगे, वो क्या काम करेंगे, किस तरह उनका शब रोज गुजरेगा, यानी उनका मामूल क्या रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, चूंकि ऑफिस और स्कूल की जिम्मेदारियां थी इसलिए वो अपने घर वालों के साथ ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। अब वो अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, है ना। इसी तरह कुछ लोगों को कुछ ऐसा शौक होता है ना कि मुझे कुछ शौक है, मुझे कुछ काम सीखना है, लेकिन जॉब की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता और मैं वो काम नहीं सीख पाया। तो ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद अपने उस शौक को पूरा करने की कोशिश करते हैं वगैरह। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं जो रिटायरमेंट के ताल्लुक से है। यहाँ पर भी जो आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उसमें रिटायरमेंट और रिटायर होने की क्या वजह है उसके ताल्लुक से कुछ तज़किरा आने वाला है। इसीलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हमसे वार्मिंग अप में पूछे जा रहे थे। जैसा कि टाइटल दिया हुआ है हाउस बिल्डर, उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिस्कस द प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन विद द वर्क दे डू, है ना। बुक में हमारे 2 कॉलम बने हुए हैं जहाँ पर हमें मेज द कॉलम के लिए वर्क दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम मेज द कॉलम ना करते हुए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो घर बनाने में अपना हिस्सा अदा करते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। उसमें एक एग्जाम्पल यहाँ पर ये सारे जो वर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं, ये सभी ये लोग ऐसे लोग हैं जो किसी भी घर को तामीर करने में अपना हिस्सा अदा कर रहे होते हैं। क्या क्या वर्ड्स हैं? आर्किटेक्ट, मेसन, इंजीनियर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, कारपेंटर, इंटीरियर डेकोरेटर, टाइलर। तो ये 7 टर्म्स यहाँ पर दी हुई है जो अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले ये एक्सपर्ट्स हैं और ये सभी मिलकर घर की तामीर करते हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा शख्स क्या काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहला हम देख लेते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट ये क्या कर रहा होता है? यहाँ हमारी बुक में तो सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि क्लास में नहीं है, ऑनलाइन की वजह से हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आर्किटेक्ट जो होता है ही प्लान्स एंड डिजाइन्स स्ट्रक्चर। किसी भी इमारत का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो दिखने में कैसा नजर आएगा और उसके प्लानिंग को वो अंजाम देता है, वो आर्किटेक्ट कहलाता है। आर्किटेक्ट के बाद नेक्स्ट है इंजीनियर। इंजीनियर क्या कर रहा होता है? देखिए बच्चों, आर्किटेक्ट और इंजीनियर में बहुत सारे लोग मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। इंजीनियर जो होता है ही इंश्योर्स स्ट्रक्चर विल बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, यानी आर्किटेक्ट ने जो डिजाइन बनाया है उसको बनाने के लिए इमारत में कहाँ पर दीवारें होना चाहिए, कहाँ पर कॉलम्स होना चाहिए, कहाँ पर कितने
चौड़ाई का, कितना मजबूत कॉलम होना चाहिए, ये तमाम मजबूती के ताल्लुक से और स्टेबिलिटी के ताल्लुक से जो काम होता है वो इंजीनियर अंजाम देता है। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? ये एक ऐसा शख्स होता है जो लेबर्स और कंस्ट्रक्शंस को सुपरवाइज कर रहा होता है, यानी वो निगरानी कर रहा होता है कि अभी हमें दरवाजे बनाने हैं तो कारपेंटर चाहिए, अभी हमें दीवारें खड़ी करनी चाहिए तो हमें प्लास्टर करना है, हमें टाइल लगाने हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करना है। तो कौन से काम को अंजाम देने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत है, वो ऐसे वर्कर्स की वो तलाश करता है और उनको काम पर लगाता है। वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है कि इंजीनियर के बताए गए प्लान और ज़रूरत के मुताबिक वो मजदूरों को अरेंज करता है। उसका नेक्स्ट है कारपेंटर। कारपेंटर क्या करता है? कारपेंटर इज मेक्स वुडन फ्रेमवर्क ऑफ डोर्स एंड विंडोज। है ना, कारपेंटर यानी जो बढ़ई होता है वो लकड़ी से जो चीजें बनने वाली हैं, दरवाजे, खिड़कियां, उनके जो चौखट है ना, उनके जो फ्रेम्स हैं, उनको बनाने का काम कर रहा होता है, वो कारपेंटर होता है। कारपेंटर के बाद यहाँ पर नेक्स्ट है मेसन। मेसन जो दीवार और प्लास्टर का काम कर रहा होता है, बिल्ड्स वॉल्स, रूफ एंड प्लास्टर। ना, दीवार है, छतें हैं, है ना, इन तमाम को जो बनाने का काम कर रहा होता है उसे मेसन कहते हैं। मेसन के बाद नेक्स्ट है टाइलर। है ना, टाइलर वर्ड टाइल से बना हुआ है। टाइल्स जो नीचे फ्लोर पर लगे होते हैं तो डज द फ्लोरिंग। टाइलर जो होता है ना वो फ्लोरिंग का काम करता है। आजकल तो टाइलर दीवारों पर, बाथरूम में, किचन में, बहुत सारी जगहों पर टाइल्स लगाए जा रहे हैं। तो जो शख्स टाइल्स लगाने का काम करता है उसे टाइलर कहते हैं, वो भी अपना रोल प्ले करता है। टाइलर के बाद नेक्स्ट है इंटीरियर डेकोरेटर। इंटीरियर डेकोरेटर यानी जो घर को डेकोरेट करने का काम करता है, जिसके बारे में लिखा हुआ है ब्यूटिफाइज द इनसाइड ऑफ अ होम। किसी भी घर में अंदर की तरफ, अंदर जो दीवारें हैं, खिड़कियां हैं वगैरह, उसको ब्यूटीफाई करने का काम करता है। यानी वो ये डिसाइड करता है कि कहाँ पर कौन सा कलर होना चाहिए, पर्दे कौन से कलर के होने चाहिए, छत में कैसा रंग होना चाहिए, क्या डिजाइन बनाना चाहिए वगैरह। ये तमाम इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है। तो ये 7 प्रोफेशनल्स के ताल्लुक से दिया हुआ था कि ये सभी मिलकर किसी भी घर की तामीर में अपना रोल अदा करते हैं, जो यहाँ पर हाउस बिल्डर यानी हाउस बिल्डिंग का काम अंजाम देते हैं। और भी एक्टिविटीज है वार्मिंग अप में, लेकिन हम उसको बाद में करेंगे। अभी शुरुआत करते हैं हम चैप्टर की। चैप्टर का नाम है द हाउस बिल्डर। फर्स्ट पैराग्राफ में है कि दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मेसन हु वर्कड फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। ना, ये जो कहानी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक्चुअल में एक कहानी है एक मेसन की। मेसन जिसे हम मिस्त्री भी कह सकते हैं ना, जो घर की तामीर का काम करता है, जो दीवारें वगैरह बनाता है। तो ये एक ऐसे वर्कर की स्टोरी है जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करता था एज अ मेसन। The mason always strove to do his work to perfection। देखिए अब यहाँ पर उस मेसन की खास बात क्या है। The mason always strove to do his work to perfection। वो हमेशा कोशिश करता कि उसका जो भी काम है ना वो परफेक्ट होना चाहिए, यानी बिल्कुल सही और नपातुला काम वो करने की कोशिश करता। काम में कभी भी वो लापरवाही नहीं बरतता था और बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम करने के लिए ही स्ट्रो। तो ये जो वर्ड स्ट्रो लिखा है ये एक्चुअल में पास्ट टेंस है। उसका मेन वर्ड है स्ट्रायू, यानी जो ये ओ लिखा है उसकी जगह पर आय होता है। स्ट्रायू का मतलब होता है बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना, है ना, मतलब सख्त मेहनत करना, बहुत कोशिश करना। ये उसका पास्ट है कि वो हमेशा पास्ट टेंस में है। स्ट्रो यानी बहुत मेहनत किया करता था। आगे है as soon as a house had been designed by the architect and details finalized by the engineer, the contractor would send for the mason
and leave the responsibility of building the house to him. क्या बता रहे हैं कि जैसे ही as soon as a house had been designed by the architect, कि जैसे ही आर्किटेक्ट जो है वो घर के डिजाइन को फाइनल कर लेता है एंड द डिटेल्स फाइनलाइज्ड बाय द इंजीनियर, और इंजीनियर जो है उनके डिटेल्स को फाइनलाइज कर लेता है, तो ये दोनों चीजें फाइनल हो जाने के बाद द कॉन्ट्रैक्टर वुड सेंड फॉर द मेसन, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने मेसन को बुलाता एंड लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द हाउस टू हिम, और पूरे घर को बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो उसे दे देता कि अब ये घर इस तरह से बनाना है, उसमें इस तरह दीवारें होंगी, यहाँ पर दरवाजे होंगे, कहाँ पर कॉलम्स होंगे, कहाँ पर खिड़कियाँ होंगी, ये तमाम चीज़ें बताने के बाद वो उस मेसन को जिम्मेदारी दे देता कि तुम्हें ही करना है। द मेसन वुड देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट हिज वर्क, और वो जो मेसन था, जो मिस्त्री था, वो भी अपने काम को बगैर वक्त ज़ाय किए हुए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कोई भी वक्त ज़ाय किए बगैर, स्टार्ट हिज वर्क, वो अपने काम को शुरू कर देता था, वो कभी भी उसमें कुछ आनाकानी नहीं करता। He would take great interest in his work of building and do it with full dedication. He would take great interest, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी के साथ उस बिल्डिंग का काम करता, and do it with full dedication, और पूरा दिल लगा कर, है ना, डेडिकेशन कहते हैं committed to task और purpose, यानी पूरा अपने आप को वक्फ कर देता, अपने आप को दिल लगाकर वो काम किया करता और बहुत ही दिलचस्पी के साथ वो काम किया करता था। He made sure that he used the best construction material of high quality. The measurements of the walls, doorways, arches, etc. were perfect, and he gave an excellent and appealing finish to whatever he built. I repeat the paragraph. He made sure that he used the best construction material of high quality. है ना, वो इस बात को श्योर करता, इस बात को यकीनी बना लेता कि जो भी मटेरियल वो यूज करेगा वो बेस्ट रहेगा, हाई क्वालिटी का रहेगा, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करेगा। द मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्स, डोरवेज, आर्च वर परफेक्ट, है ना, जितने भी दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, दीवारें हैं, उन सब का जो मेजरमेंट रहेगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी बिल्कुल भी उसमें कोई कमी ज्यादती नहीं होगी, जो साइज डिजाइन में बताया गया है उसी साइज का वो काम करेगा। एंड ही गेव एन एक्सीलेंट एंड अपीलिंग फिनिश, और जब वो काम को फिनिश करता तो वो बहुत ही एक्सीलेंट होता और अपीलिंग होता। अपीलिंग यानी जाजिब नजरें, देखने के बाद सामने वाले जब उसको देखते तो काम को देखकर खुश हो जाते थे। वट एवर ही बिल्ट, जो भी घर की वो तामीर करता। तो यहाँ पर उस मेसन के बारे में बता रहे हैं कि वो अपने पेशे से अपने बहुत ईमानदारी के साथ काम करता और कभी भी उसमें कोई कमी नहीं आने देता। वो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और बहुत ही परफेक्शन के साथ सारे कामों को अंजाम देता था कि देखने वाला खुश हो जाए। The owners of the new houses built would be more than satisfied with the construction. ना, जो भी उस घर के ओनर होते हैं वो उस काम को देखकर मोर देन सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब होता है मुतमईन होना, और मोर देन सेटिस्फाइड एक्चुअल में ये एक तरीका होता है सेंटेंस बयान करने का कि बहुत ही ज्यादा मुतमईन हो जाना विद द कंस्ट्रक्शन। घर की तामीर को देखकर वो बहुत ज्यादा मुतमईन होते कि बहुत अच्छा घर बनाया है। बिकॉज ऑफ द zeal, diligence, loyalty and persistence that he displayed in his work, the mason was in great demand and fetched good business to his contractor. Because of the zeal, देखिए यहाँ पर 3 वर्ड्स को बोल्ड किया हुआ है, zeal, diligence and persistence, और साथ में एक वर्ड और ही है loyalty. zeal कहते हैं
जोश और जज्बे को, कि वो बहुत ही ग्रेट इंथुजियाज्म एंड एनर्जी इन वंस एफर्ट, यानी बहुत ज्यादा वो जोश के साथ काम करता। डिलीजेंस कहते हैं कांस्टेंट केयरफुल एफर्ट्स, यानी लगातार मेहनत के साथ वो काम करता। लॉयल्टी ईमानदारी, परसिस्टेंट यानी कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि भाई आज काम कर लिया तो 2 दिन छुट्टी कर लेगा, नहीं, जब तक वो काम करता और काम को खत्म नहीं कर लेता, वो रोजाना पाबंदी के साथ, उसी जोश के साथ, उसी तवज्जो के साथ काम को करता रहता। That he displayed in his work, जो उसके काम में डिस्प्ले होता नजर आता था, इसकी वजह से The mason was in great demand, उस मिस्त्री की, उस मेसन की बहुत ज्यादा डिमांड थी, यानी जो भी लोग घर बनवाते तो कहते कि हमें उसी से बनवाना है। एंड फेच्ड गुड बिजनेस टू हिज कॉन्ट्रैक्टर, और इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर के पास वो काम कर रहा था उसको बहुत अच्छा बिजनेस मिल रहा था, है ना। फेच्ड यानी उसके पास लोग काम के लिए आया करते थे और उसी से काम करवाना चाहते थे। इस तरह कॉन्ट्रैक्टर को भी बहुत ज्यादा काम मिल रहा था। अब बहुत ज्यादा काम मिल रहा था तो उसी के साथ सब्सिक्वेंटली, है ना, सब्सिक्वेंटली यानी उसी के बदले में द कॉन्ट्रैक्टर रिकम्पेंस द मेसन हैंडसमली विद अ वेरी गुड सैलरी। द कॉन्ट्रैक्टर रिकम्पेंस्ड का मतलब होता है तनख्वाह देना या उजरत देना, है ना। वो उसको काम के बदले में जो पैसा उसकी जो उजरत होती थी, जो मुआवजा होता था, वो बहुत ही हैंडसमली यानी बहुत अच्छी तनख्वाह उसको दे रहा था, विद अ गुड सैलरी ना, बहुत अच्छी से उसको तनख्वाह देता। और अच्छी तनख्वाह होने की वजह से क्या हो रहा था, ही कुड मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली। मीट द नीड्स का मतलब होता है जरूरतों को पूरी कर लेना, सफिशिएंटली विदाउट एनी स्कार्सिटी, कि वो जो मेसन था उसको इतनी तनख्वाह, उतना मुआवजा वहां से मिल रहा था कि वो अपने घर वालों, अपने फैमिली की तमाम ज़रूरतों को इत्मीनान के साथ पूरा कर लेता, विदाउट एनी स्कार्सिटी, उसमें कोई भी कमी नहीं आती, बल्कि वो अपने काम को, अपनी तमाम ज़रूरतें जो है तो बगैर किसी काट कसर के वो पूरी कर लेता था। तो यहाँ तक सब ठीक चल रहा था कि वो काम बहुत अच्छा करता था, जिसकी वजह से लोग उसके काम से खुश थे, और उसी काम खुशी की वजह से कॉन्ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा काम मिल रहा था। उसके बदले में कॉन्ट्रैक्टर उसे अच्छी खासी तनख्वाह देता था, अच्छा मुआवजा देता था। The mason thus continued working with great devotion for many years till he became a grandfather. The mason continued working with a great devotion for many years. कई सालों तक वो उसी डिवोशन यानी उसी जज्बे के साथ, उसी ईमानदारी के साथ वो काम करता रहा, और करते करते कई साल गुजर गए और ऐसा वक्त आ गया कि ही बिकेम अ ग्रैंडफादर। अब वो दादा बन गया हुआ है, यानी इतनी उम्र उसकी हो गई है कि काम करते 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 उसको, वो अब दादा बन गया हुआ है। he had become a grandfather. अब जब वो ग्रैंडफादर बन गया, then he decided that it was time to retire and spend time playing with his grandchildren. Being a firm-minded person, he informed his contractor of his decision to retire from house building. अब देखिए यहाँ पर स्टोरी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आया कि he decided that it was time to retire. ना, उसने सोचा कि अब मेरा वक्त आ गया है कि अब मुझे रिटायर होना चाहिए, एंड स्पेंड टाइम प्लेइंग विथ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, और मेरी जो पोती पोता है मैं अब उनके साथ वक्त गुजारूंगा, उन बच्चों के साथ खेलूंगा। ऐसा उसने डिसाइड कर लिया, फैसला कर लिया। बीइंग अ फर्म माइंडेड पर्सन, फर्म कहते हैं जो अपने फैसले पर अटल हो, कि उसने जब एक मर्तबा फैसला कर लिया तो अब वो पीछे हटने वाला नहीं। उसने ये बात अपने कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्म की, उसको बताया ऑफ हिज डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम हाउस बिल्डिंग, क्या वो इस घर बनाने के काम से रिटायर होना चाहता है, अब वो अपने पेशे से रिटायर होना चाहता है। ये बात उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर को बताई। The contractor was very disheartened
to lose such an excellent workman and urged the mason to continue his job, but to no avail. जब उस मेसन ने कॉन्ट्रैक्टर को बताया कि मैं अब रिटायर होना चाहता हूं, अब मैं मजीद काम नहीं कर सकता, मैं आगे हाउस बिल्डिंग का काम नहीं करना चाहता, तो उस पर उस बात को सुनकर द कॉन्ट्रैक्टर वाज वेरी डिसहर्टन। डिसहर्टन कहते हैं मायूस हो जाना, खोए ना, डिसअपॉइंटेड। क्यों डिसअपॉइंट हो रहा था? टू लूज सच एन एक्सीलेंट वर्कमैन, कि इतना अच्छा आदमी जो इतना मेहनत से, लगन से और बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम करता है, उसको लूज करना पड़ना ना, वो खो जाएगा, मतलब उसके पास से वो चला जाएगा, तो उसको इस बात का बहुत डिसअपॉइंट हो रहा था, गम हो रहा था। एंड ही अर्ज्ड द मेसन, अर्ज कहते हैं टू रिक्वेस्ट, उसने मेसन से बहुत रिक्वेस्ट की टू कंटिन्यू हिज जॉब, कि वो कुछ दिन और काम करता रहे, अभी रिटायर ना हो, बट टू नो अवेल ना, टू नो अवेल ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है कोई फायदा नहीं हुआ, यानी उसने जो तय कर लिया था कि मुझे काम नहीं करना है, अब मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो कॉन्ट्रैक्टर के बहुत समझाने पर भी उसने बात को नहीं माना। द मेसन हैड मेड अप हिज माइंड, द मेसन हैज मेड अप हिज माइंड, मेड अप माइंड का मतलब होता है डिसाइड कर लेना, टू रिफ्यूज टू कैरी ऑन। उसने चूंकि फैसला कर लिया था कि उसको अब रिटायर होना है, इसलिए उसने कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, उसने जारी रखने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। उसने कह दिया कि नहीं, अब मैं काम को कंटिन्यू नहीं कर सकता, अब मुझे यहाँ से काम को खत्म करना है, अब मैंने फैसला कर लिया हुआ है। कई सारे नए वर्ड्स आ रहे हैं बच्चों, आप इन वर्ड्स को याद रखिए, उसके मीनिंग्स को आप नोटबुक में लिख कर रखिए। फाइनली द कॉन्ट्रैक्टर कन्विंस्ड हिम, फाइनली द कॉन्ट्रैक्टर कन्विंस कहते हैं किसी बात के लिए राजी कर लेना, अपनी बात मनवा लेना। The contractor convinced the mason to build one last house on a beautiful and convenient site as a special favor. कॉन्ट्रैक्टर ने उस मेसन से क्या कहा कि बिल्ड वन लास्ट हाउस, एक आखिरी घर बनाना है, ऑन अ ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, एंड कन्वेनियंट साइट, बहुत ही कन्वेनियंट यानी ऐसी जगह पर जो बहुत ही आसानी से सबको आना जाना हो, बहुत अच्छी साइट है ना। साइट SIT साइट उस जगह को कहते हैं जहां पर किसी इमारत की तामीर हो रही हो। एज अ स्पेशल फेवर, और वो उसने एक शर्त की कि मुझे एक, मतलब फेवर कहते हैं मदद करना, एहसान करना, कि मेरे ऊपर एक एहसान करो, मुझे एक मदद कर दो कि एक लास्ट घर तुम मेरे लिए तामीर कर दो। और वो घर बहुत अच्छी से था, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही कन्वीनियंट जगह पर वो था। The mason agreed to do so with great reluctance, not too happily either. मेसन उसकी रिक्वेस्ट पर एग्री तो हो गया, लेकिन विद ग्रेट रिलक्टेंस, रिलक्टेंस कहते हैं अनविलिंगनेस को, यानी वो बिल्कुल भी बेदिली के साथ, यानी उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उस काम को करे, लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि ये आखिरी घर तुम बना दो और वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, इसलिए उसने उसकी बात मान ली, लेकिन नॉट टू हैप्पीली आइदर, वो बिल्कुल भी उस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा खुश नहीं था, उसे बिल्कुल खुशी नहीं थी, बल्कि बस वो कॉन्ट्रैक्टर के रिक्वेस्ट पर काम करने के लिए तैयार हो गया। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। It was a most beautifully designed house to be built at a sought after location. The construction started, तामीर की शुरुआत हो गई, यानी घर बनाने के काम शुरू किया गया। It was most beautifully designed house. जितने भी घर उसने अब तक बनाए थे उसमें से ये बहुत ही खूबसूरत एक घर बनने जा रहा था। टू बी बिल्ट एट अ सॉट आफ्टर लोकेशन, बच्चे ये वर्ड है सॉट आफ्टर, ये वर्ड बनता है सीक से। सीक आफ्टर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसकी लोग तलाश कर रहे हों, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो। तो एक ऐसी जगह पर जहां पर लोग घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा
लोगों की चाहत होती है, ख्वाहिश होती है कि हमें इस जगह पर घर बनाना है, ऐसी ही जगह पर वो घर बन रहा था। However, the mason could not put his mind and heart in his work. लेकिन इस मर्तबा जब मेसन काम कर रहा था तो वो अपने दिल और दिमाग को उस काम में नहीं लगा पा रहा था। यानी जिस तरह से पहले वो दिल लगाकर काम किया करता था, इस मर्तबा वो वैसे काम नहीं कर पा रहा था, अब उतनी लगन से काम नहीं कर रहा था। He did his work very roughly and carelessly without interest or dedication. ना उसने जो अपना काम किया उसने बहुत ही रफली काम किया, बहुत ही केयरलेस होकर काम किया, बिल्कुल लापरवाही से, बिल्कुल रफली। यानी रफली से मुराद यहाँ पर कि वो जितना केयरफुल होकर पहले काम किया करता था उसके बिल्कुल खिलाफ उसने काम किया। विदाउट इंटरेस्ट और डेडिकेशन, उसने बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया, कोई डेडिकेशन भी नहीं दिखाया और बहुत ही लापरवाही से काम कर रहा था। इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड वाज ऑफ लो क्वालिटी, और जो बिल्डिंग मटेरियल यूज हो रहा था वो भी बहुत लो क्वालिटी का था। बट ही डिड नॉट केयर, उसने बिल्कुल भी उसकी परवाह नहीं की। ही सिंपली वांटेड टू कंप्लीट द जॉब इन हेस्ट एंड फाइनली रिटायर। उसके सिर्फ उसके दिमाग पर एक ही बात सवार थी कि कैसे भी करके वो इस काम को खत्म करे और जल्दी से रिटायर हो जाए, और इसी फिक्र में वो काम को जल्दी से खत्म कर देना चाह रहा था। The house was ready earlier than expected. Very roughly made construction, weak walls, poor finish, and did not look as good as didn't look as good at all as designed. ना द हाउस वॉज रेडी अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, घर जो है वो वक्त से पहले ही तामीर हो गया। यानी जितना एक्सपेक्टेड था कि भाई इसको तामीर होने में 2 महीने लगेंगे, उससे पहले ही वो तामीर हो गया। और जब वो तामीर हुआ तो उसमें बहुत ही रफली मेड स्ट्रक्चर था, बहुत ही उसका जो दीवारें थी वो बिल्कुल भी रफ थी, यानी लेवल नहीं था। वीक वॉल्स, कमजोर उसकी दीवारें नजर आ रही थी। पुअर फिनिश, यानी बहुत ही फिनिश जो था उसका जो फाइनल उन्होंने प्लास्टर वगैरह किया होगा वो भी बहुत बेकार नजर आ रहा था। डिड नॉट लुक एज गुड एट ऑल, बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा था एज डिजाइन, जैसा कि डिजाइन किया गया था वैसा बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा था। येट द मेसन डिड नॉट केयर, इन सब के बावजूद भी उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। ही इन्फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टर द हाउस वाज रेडी एंड ही वाज वेटिंग टू हैंड ओवर इट्स कीज टू हिम, है ना। उसने कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्म किया कि घर बनकर तैयार हो गया है और वो आकर उसकी चाबियां ले ले। यानी वो बिल्कुल भी अब उकता गया था, वो वापस काम को खत्म करके अपने घर जाना चाहता था। द कॉन्ट्रैक्टर अराइव्ड एट द साइट, कॉन्ट्रैक्टर उस जगह पर आया। ही हैड अ फाइल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स इन हिज हैंड, उसके हाथ में कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की फाइल थी। लीगल डॉक्यूमेंट्स से मुराद कि कुछ उस घर के कागजात वगैरह थे जो उसके हाथ में थे, फाइल में थे। द मेसन हैंडेड ओवर द न्यू हाउसेस की टू हिम, बट द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट स्टे फॉरवर्ड टू एंटर द हाउस टू सी इट। मेसन ने वो चाबियां उसके हाथ में दे दी, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर ने उस घर को जाकर चेक नहीं किया। ना, कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है कि जब कोई घर तैयार हो जाए तो उसको चेक किया जाए, तो उसने बिल्कुल भी चेक नहीं किया, बल्कि instead with a broad smile he handed over the file along the house keys to the mason and said, beaming happy tone, these are the ownership documents of this house, this new house in your name. The house is yours. I had planned it as a gift for you. बल्कि क्या हुआ वहां पर, उसने अपने चेहरे पर ब्रॉड स्माइल यानी एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ हैंडेड ओवर द फाइल, उसने हैंडेड ओवर का मतलब होता है गिव, उसने फाइल और घर की चाबियां मेसन को दी और देते हुए उसने बीमिंग हैप्पी टोन, बहुत ही खुशी के साथ मुस्कुराते हुए उसने कहा
क्या कहा, दीज आर द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, ये ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये घर के कागजात हैं, ऑफ दिस न्यू हाउस इन योर नेम, जो तुम्हारे नाम पर है। द हाउस इज यूअर्स, ये घर तुम्हारा है। आई हैड प्लान्ड इट एज अ गिफ्ट फॉर यू, ये घर मैंने प्लान किया था कि तुम्हें गिफ्ट करना है। तो इस तरह जो घर वो मेसन बेदिली के साथ बना रहा था वो एक्चुअल में उसी का घर था। इस तरह ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। स्टोरी के आखिर में कुछ इंग्लिश वर्कशॉप के एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जो हम आइंदा वीडियो में देखेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल लिंक नज़र आएगा, आप उस गूगल लिंक को ओपन कीजिए और वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है उसे फिल करके उसे सबमिट कीजिए और अपने फीडबैक से हमें बताइए। बच्चों, ये वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के BMC VTC उर्दू इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर वीडियो में कोई बात ना समझ आई हो या कोई डिफिकल्टीज हो तो आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। जो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।